ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो है हमारा फोकल पॉइंट। तो यहाँ पे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट क्या है, तो हम बोलेंगे इसमें कि अगर रेज हम लेते हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा रेखा बात करेंगे, इनकमिंग रेज या इंसिडेंट रेज, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब किसी सरफेस पे फॉल किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर ट्रांसमिशन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेज एक्चुअली मीट करेगा, जिसको मैं बोलेंगे कन्वर्ज करेगा, तो जिस पॉइंट पे एक्चुअली मीट किया और कन्वर्ज किया उस पॉइंट को, या फिर अगर हमारा ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअली मीट नहीं करता है, तो उस केस में डाइवर्जिंग होगा। तो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड रे अपीयर टू डाइवर्ज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। तो डेफिनेशन ऑफ फोकल पॉइंट हो गया हमारा कि व्हेन इनकमिंग लाइट रेज टुवर्ड्स द सरफेस will be parallel to the principal axis, then after reflection or transmission the point on the principal axis where reflected or transmitted ray actually meet or converges, or point lying on the principal axis from where reflected or transmitted ray will appear to diverge will be called focal point। तो अब यहां से हम लोग अगर जाते हैं फोकल पॉइंट को बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, जैसे कॉनकेव मिरर ले लिया, कॉनकेव मिरर के केस में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मेरा इनकमिंग रे, चूंकि हम लोग मिरर का बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे का यहाँ पे बात करेंगे, तो एक चीज हो गया कि हम लोग जो है एक लाइट रे लेते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इनकमिंग लाइट रे लिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा एक नॉर्मल होगा स्फेरिकल मिरर पे। क्यों होगा नॉर्मल, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो है लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी अ नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। तो एट अ पॉइंट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बात करेंगे, तो इस केस में हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, P। ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, मतलब दिस विल बी अ नॉर्मल एट P। तो उसके केस में बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे रीट्रेसेस इट्स पाथ, तो ये R1 हो गया। अब हम एक और इनकमिंग लाइट रे लेते हैं जिसको इंसिडेंट लाइट रे बोलेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये ले लेते हैं I2। ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम लाइन ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का, वो हो जाएगा हमारा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट है तो नॉर्मल के साथ अगर एंगल यहाँ पे बना रहा है अल्फा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल कितना बनाएगा, अल्फा, और यहां से लाइट रे इधर की तरफ गया, और ये हो गया R2। अब हम देखते हैं कि R1 और R2 दोनों जो है प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर एक्चुअली मीट कर रहा है। तो चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है वो मीट कर रहा है, इसलिए इस फोकल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रियल फोकल पॉइंट। तो ये हो गया कि इस केस में इनकमिंग लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उसको हमने बोला फोकल पॉइंट। और कॉनकेव मिरर के केस में चूंकि एक्चुअली ये मीट किया, इसलिए हम लोग बोलेंगे रियल फोकल पॉइंट। तो ये हो गया रियल फोकल पॉइंट। अब जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो हम लोग यहां पे ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इसका लाई करेगा बिहाइंड द मिरर, तो हम यहां कहीं ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग लेंगे एक रे तो ले लेते हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस,
क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया 0, लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रीट्रेस इट्स पाथ, ये हो गया R1। दूसरा रे ले लिया हम लोगों ने पैरेलल, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन किया, ये लाइन हमारा हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया उसको अगर हम लोग यहाँ बीटा शो करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बीटा होगा, तो हम यहाँ पे बीटा शो कर लेंगे और रिफ्लेक्टेड रे चला गया इधर की तरफ, तो यहां से ये हो गया R2। अब हम देखेंगे कि R1 R2 दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है तो उस केस में ये एक्चुअली किसी हालत में कहीं मीट नहीं कर सकता। उस केस में हम लोग ढूंढेंगे वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से R1 R2 जो है वो डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, तो हम लोग इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, R2 को R1 को भी पीछे की तरफ खींचेंगे और इस पॉइंट से ये जो है अपीयर टू डाइवर्ज हो रहा है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकल पॉइंट। चूंकि F पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे जो हमारा मीट नहीं करता है, ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से R1 R2 जो है वो डाइवर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, अपीयर टू डाइवर्ज जिसको कहते हैं, तो इस F को हम लोग बोलेंगे वर्चुअल फोकल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा वर्चुअल फोकल पॉइंट। तो एक चीज हो गया कि कॉनकेव मिरर के केस में हमको रियल फोकल पॉइंट मिला, जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम बात कर रहे हैं तो वर्चुअल फोकल पॉइंट मिला। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फोकल लेंथ। जब हम फोकल लेंथ बात करते हैं तो फोकल लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकल पॉइंट। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ। तो पोल से फोकल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल f से। ठीक है, उसी तरह से P और F के बीच में यहां पे बात करेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा फोकल पॉइंट का फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ। अब अगला पॉइंट जो है वो कहलाता है हमारा फोकल प्लेन। अब फोकल प्लेन का मतलब क्या हो गया, तो फोकल प्लेन को हम डिफाइन करते हैं प्लेन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट एंड ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस विल बी अ नॉर्मल। तो फोकल प्लेन का डेफिनेशन क्या हो गया, अ प्लेन पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट फॉर विच प्रिंसिपल एक्सिस विल बी अ नॉर्मल। तो अगर हम लोग लेते हैं इस फोकल पॉइंट से प्लेन का बात करेंगे, मतलब प्लेन एरिया का बात करेंगे, तो इस तरह से प्लेन हो सकता है हमारा, ऐसे प्लेन हो सकता है, ऐसे प्लेन हो सकता है, लेकिन हम उस प्लेन का बात करेंगे जिस पर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो हम लोग प्लेन जो लेंगे वो इस तरह का प्लेन लेंगे, मतलब इस तरह से हम लोग प्लेन लेते हैं तो इस पर प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हो गया तो ये जो प्लेन है इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। तो ये हो गया हमारा फोकल प्लेन। उसी तरह से अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ऐसा प्लेन जो हमारा फोकल पॉइंट से पास करेगा और जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, नॉर्मल होगा, तो ये कहलाएगा हमारा फोकल प्लेन। तो ये हो गया फोकल प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग जो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे जाएंगे वो ये हो गया कि जब भी हमारा इनकमिंग रे या जिसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रेस पैरेलल फॉल करेगा ऑन अ सरफेस, तो उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर अगर ट्रांसमिशन का बात करें किसी में, तो आफ्टर ट्रांसमिशन जो लाइट रे या तो कन्वर्ज होगा एट अ पॉइंट लाइंग इन द फोकल प्लेन और appear to diverge from a point lying in the focal plane। तो ये चीज हो गया कि जब भी हमारा इनकमिंग रेज पैरेलल होगा और फॉल करेगा ऑन अ सरफेस, इन दैट केस आफ्टर रिफ्लेक्शन और आफ्टर ट्रांसमिशन light rays will either converge at a point lying in the focal plane or appear to diverge from a point lying in the focal plane। तो हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का जब भी बात करते हैं, तो एक बात बताया था कि अगर हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, उस केस में जो हमारा डिस्टेंट पॉइंट सोर्स होगा
उससे लाइट रे जब निकलता है तो बताया था कि लार्ज डिस्टेंस लेंगे तो हर रे दूसरे में क्या दिखता है, पैरेलल दिखता है। तो हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए जब भी वहां से रे आएगा किसी सरफेस की तरफ, तो इनकमिंग लाइट रेज टुवर्ड्स द सरफेस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट केप्ट एट अ लार्ज डिस्टेंस, तो उसको हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और वो इनकमिंग लाइट रे को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल होगा। और पैरेलल लाइट रे जब भी फॉल करेगा किसी सरफेस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या फिर आफ्टर ट्रांसमिशन वो या तो कन्वर्ज होगा अ पॉइंट लाइंग इन द फोकल प्लेन, या फिर वो अपीयर टू डाइवर्ज होगा फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इन द फोकल प्लेन। और इसके बेसिस पे हम बोलते ये हैं कि फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन फोकल प्लेन। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू बी रिमेंबर क्या हो गया कि फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ फोकल प्लेन। इस चीज को समझने के लिए अगर हम लोग जाते हैं तो ये हो गया कि अगर इनकमिंग रे हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तब तो एग्जैक्टली एट फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज हो सकता है, या फिर फोकल पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज होगा। लेकिन अगर रे जो है इनकमिंग लाइट रे पैरेलल तो है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल अगर बनाता है, तो उस केस में जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे या ट्रांसमिटेड लाइट रे उस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा जो फोकल प्लेन में लाई करेगा, या उस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज करेगा जो हमारा फोकल प्लेन में लाई करेगा। इस चीज को समझने के लिए जाते हैं कि ये हमने बना लिया पोल, ये ले लिया हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम दो लाइट रे लेते हैं, एक ले लिया जो हमारा पोल पे फॉल कर रहा है, ये हो गया I1, और दूसरा इसी रे के पैरेलल में हम एक और रे ले रहे हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग I2। अब सबसे पहले हम जाते हैं I1 के लिए, तो ये फॉल कर रहा है पोल पे, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल थीटा पे जाएगा। तो पहला रिफ्लेक्टेड रे का बात करेंगे तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम ले लेते हैं I1। अब दूसरा I1 के पैरेलल I2 लिया हम लोगों ने, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाएंगे, ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे विल क्रॉस थ्रू दिस। और ये R1 और R2 को अगर हम देखें तो R1 R2 किस पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोल देंगे इमेज, और ये जब देखेंगे तो ये होगा इन द लाइन ऑफ फोकल पॉइंट। तो ये हो गया कि जब हम इसको देखेंगे तो ये होगा इन द लाइन ऑफ फोकल पॉइंट, तो यहां F होगा। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी इनकमिंग लाइट रे पैरेलल फॉल करेगा मिरर के ऊपर, स्फेरिकल मिरर के ऊपर हम लोग अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे एक्चुअल में कन्वर्ज हुआ एक पॉइंट पे जो लाई कर रहा है किसमें, फोकल प्लेन में। इसका मतलब है कि जो हमारा रेस कन्वर्ज होगा वो पोल से कितने डिस्टेंस पर जाकर होगा, वो होगा एट डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ F पर। और हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस से देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस से फोकल पॉइंट से या तो नीचे होगा या फिर ऊपर। अगर इधर से ले जा रहा होता तो ऊपर की तरफ हो जाता है इस केस में। तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो भी हमारा रे कन्वर्ज हो रहा है वो फोकल पॉइंट के हमारे लाइन में होगा, चाहे ये फोकल पॉइंट के ऊपर हो या फोकल पॉइंट के नीचे हो। बट एक चीज है कि पोल से एट अ डिस्टेंस ऑफ F पे एक पॉइंट जो हमारा फोकल प्लेन में लाई कर रहा है उस पे कन्वर्ज होगा। वैसे फोकल पॉइंट का भी बात करें तो फोकल पॉइंट इज नथिंग बट अ पॉइंट लाइंग इन द फोकल प्लेन। तो अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया कि अगर पैरेलल लाइट रे, इनकमिंग लाइट रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करेगा तो एग्जैक्टली एट फोकल पॉइंट हमारा कन्वर्ज हो सकता है, या फिर अ पॉइंट लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जहां से वो अपीयर टू डाइवर्ज होगा वो होगा हमारा फोकल पॉइंट। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इनकमिंग लाइट रे पैरेलल तो है बट हमारे सरफेस पर जब फॉल करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस का कुछ एंगल के साथ, उस केस में वो रे होगा कन्वर्ज करेगा या फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है हमारा कन्वर्ज करेगा या फिर अपीयर टू डाइवर्ज होगा फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इन द फोकल प्लेन। एंड फाइनल स्टेटमेंट फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ फोकल प्लेन।
तो अब यहां से हम लोग जाएंगे अगले टॉपिक के लिए, और वो टॉपिक अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में दिखाने की जरूरत नहीं, इसी तरह का सिनेरियो लेकर के जो ड्रॉ करना, और उसमें भी हमारा जो है अगर हम एंगल कुछ एंगल पे पैरेलल लाइट रे को लेंगे तो वहां पर हमारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट लाइन इन द फोकल प्लेन। अब हम लोग जाते हैं अगले टॉपिक पे, और वो है हमारा नथिंग बट पैरेक्सियल एंड मार्जिनल रेस। तो टॉपिक हो गया हमारा क्या, पैरेक्सियल रेस एंड मार्जिनल रेस। पैरेक्सियल रे और मार्जिनल रे पे अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लो कि ये एक सरफेस लिया, चलो ये सरफेस हमने ले लिया कॉनकेव अभी के लिए। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हम पोल लेते हैं, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ही होगा, ठीक है। हम जो है एक पॉइंट सोर्स ऑफ कर ही देता हूं सी, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। अब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से जो एनर्जी लाइट एनर्जी निकलेगा हर डायरेक्शन में निकलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि लाइट रे जो है हर डायरेक्शन में यहां से निकलेगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, इधर की तरफ भी जाएगा, इधर की तरफ भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब हम कुछ लाइट रे जो बात करेंगे वो एकदम पोल के एकदम क्लोज में फॉल करेगा। क्लोज का मतलब होता है कि पी के एकदम आसपास जाकर के बात करेंगे, और टेंस टू 0 लेंथ पर मतलब कि मिलीमीटर तक के रेंज में हम ले सकते हैं पोल से। तो अगर हम बोलते हैं कि कुछ लाइट रे जो पोल पर, एक ये रे लेंगे तो ये तो अलाउंग द प्रिंसिपल एक्सिस एग्जैक्टली पोल पे ले लिया हम लोगों ने, और बाकी रेज लेते हैं हम वेरी क्लोज टू पी, ये हो गया। और कुछ रे होगा जो हमारा दूर में यहां से फॉल किया। अब जाकर के जब हम डेफिनेशन जाते हैं तो पहले पैरेक्सियल रे के लिए डेफिनेशन देंगे। तो पैरेक्सियल रे के लिए जो है हम उन लाइट रेज को पैरेक्सियल रे बोलेंगे जिसके लिए 2 स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉलो करेगा। पहला है कि वो लाइट रे जो है फॉल करना चाहिए वेरी क्लोज टू पोल ऑफ द मिरर, एक, और दूसरा है कि वो लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बहुत ही स्मॉल एंगल बनाना चाहिए। तो ये हो गया कि स्मॉल एंगल का जब हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर या फिर कहीं पे भी स्मॉल एंगल जब हम लेते हैं, मैथ्स में भी कर लेंगे, तो स्मॉल एंगल का जब बात करते हैं तो 7 डिग्री से कम अगर होता है एंगल तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल एंगल। और रीजन जब हम स्मॉल किस टर्म में बात करते हैं तो रेडियन में, अगर हम लोग थीटा निकालते हैं इन रेडियन और थीटा का वैल्यू क्लोज टू 0 होता है, मतलब टेंस टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 अगर बात करेंगे तो उसको हम स्मॉल एंगल ट्रीट करते हैं। और 7 डिग्री तक के एंगल को हम लोग ले सकते हैं स्मॉल एंगल, क्योंकि 7 डिग्री तक को अगर हम मान लो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू जो होगा क्लोज टू 0 मतलब 0.1 आ सकता है, या 0.09 अगर हम 5 डिग्री 6 डिग्री के आसपास का लेंगे तो 0.09 डिग्री इस तरह से होगा। तो लिमिट 0 टेंस टू 0 रेडियन अगर सिचुएशन आता है तो हम उसको स्मॉल एंगल लेंगे। तो हम लोग मैक्सिमम कहां तक जाते हैं, 7 डिग्री बहुत स्ट्रेच कर लिया तो 8 डिग्री तक, क्योंकि अगर 7 डिग्री को मान लो हम लोग कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, थीटा अगर मान लो 7 डिग्री दे रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया पाई बाय 180। इसको अगर 3.141 ले तो नियरली इसका वैल्यू अगर हम ले लें 21 डिवाइडेड बाय 180 तो इसको अगर लेंगे तो 0.1 समथिंग आएगा। एंड 0.1 जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी क्लोज टू 0 रेडियन। तो उस केस में हम 7 डिग्री को क्या ले सकते हैं, स्मॉल एंगल, मतलब 7 डिग्री से कम अगर एंगल लेंगे तो उसको हम स्मॉल एंगल लेंगे। मैक्सिमम हम कितने देर स्ट्रेच कर सकते हैं, डिग्री तक, उससे ज्यादा अगर हमारा एंगल होगा डिग्री में तो उसको हम स्मॉल एंगल नहीं ले सकते। तो अब ये हो गया कि स्मॉल एंगल जो हम बात करते हैं उसका मतलब क्या है कि थीटा इन रेडियन शुड बी क्लोज टू 0, डिग्री के टर्म में 7 डिग्री से कम, और उस केस में साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, tan थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, और cos थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, क्योंकि अगर लिमिट थीटा टेंस टू हम 0 रखेंगे तो cos थीटा टेंस टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो ये हो गया कि फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, वेयरएज cos थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो अब यहां से हम पैरेक्सियल रे का जो डेफिनेशन देते हैं कि पैरेक्सियल लाइट रेज आर दोज लाइट रेज which fall very close to pole of the mirror and make very small angle with the principal axis। तब हम उन रेज को क्या बोलेंगे? पैरेक्सियल रेज। अगर हम यहां पे देखने जाएं तो जो भी लाइट रे सोर्स से निकला है और पोल के आसपास फॉल कर रहा है, उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो ये जो एंगल बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये एंगल बहुत ही छोटा है और ये वैल्यू अगर 7 डिग्री से कम होता है तो इन सब रेज को हम क्या बोलेंगे? पैरेक्सियल रे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रे बहुत छोटा एंगल बना रहे हैं, ये सारे रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे? तो इसको हम लोग बोल लेंगे पैरेक्सियल रेज। अब पैरेक्सियल रे को छोड़ करके जितने भी रेज हम लोग लेंगे वो सबको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रे। मतलब जो हमारा एकदम क्लोज टू पी नहीं फॉल करेगा, मतलब जिसका 7 डिग्री से कम एंगल जो बना रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और पी के एकदम आसपास फॉल किया, उसको तो पैरेक्सियल ले लिया, लेकिन उसके अलावा जितना भी रे होगा उन सब को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रे। तो यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम इन रेस के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा मार्जिनल रेस। तो पैरेक्सियल रे के लिए हमारे पास स्ट्रिक्ट कंडीशन है, दो कंडीशन। पहला कि लाइट रेस शुड फॉल वेरी क्लोज टू पी। सेकेंड, those light rays should make very small angle with principal axis। और ये स्ट्रिक्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले रेस को हम क्या बोलेंगे? पैरेक्सियल रे। और पैरेक्सियल रे को छोड़ करके जितने भी रे लेंगे दैट विल बी कॉल्ड मार्जिनल रेस। अब यहां से ऑप्टिक्स के अंदर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन अगर मार्जिनल रे से रिलेटेड है तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास पूरे ऑप्टिक्स में जो कॉन्सेप्ट होगा, पहला अगर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फेनोमेना है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ज्योमेट्री, और अगर हमारा ट्रांसमिशन से रिलेटेड फेनोमेना होता है तब हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ज्योमेट्री। तो जितने भी क्वेश्चन होगा हमारा मार्जिनल रे से रिलेटेड, उसके लिए मेरे पास ऑप्शन होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ज्योमेट्री अगर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड फेनोमेना का बात करेंगे, एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ज्योमेट्री अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन फेनोमेना का। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है तो ज्योमेट्री तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, दैट टू उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो टॉपिक है उसका वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग जनरली टॉपिक के अंदर जो है ट्राइंगल वगैरह ढूंढ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर पैरेक्सियल रे से रिलेटेड होगा तो पूरे ऑप्टिक्स के अंदर हम जितने भी इक्वेशन पढ़ेंगे या जितना भी इक्वेशन हम डिराइव करेंगे that would be applicable only for पैरेक्सियल रेस। इसलिए पैरेक्सियल रेस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑप्टिक्स के अंदर उसके लिए हम इक्वेशंस को यूज करेंगे या जिसको बोलेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मार्जिनल रे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है हमारे पास कोई भी इक्वेशन या फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ज्योमेट्री और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ज्योमेट्री। ठीक है, अब यहां से हम लोग जाते हैं एक इलस्ट्रेशन के ऊपर, और वो इलस्ट्रेशन पहले मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं। और इस इलस्ट्रेशन के पहले एक छोटा सा बात जो हम लोग करेंगे वो है बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ लाइट रेज। जैसे मान लो कि अगर हम यहां से सोर्स लेते हैं और ये सब लाइट रे यहां से निकल रहा है, तो जब हम इस ग्रुप को लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब वही बीम ऑफ लाइट जो ग्रुप ऑफ लाइट रे है उसमें सारे रे एक दूसरे के पैरेलल अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और अगर मान लो वो बीम ऑफ लाइट जो हम लोगों ने चूज किया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कट किया हमने बीम के, और इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं, इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज वेरी स्मॉल तो उस बीम को हम क्या बोलेंगे? शार्प बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे कि बीम ऑफ लाइट हो गया, ग्रुप ऑफ लाइट रे पैरेलल रहा उसके अंदर तो हमने बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम इज वेरी स्मॉल, उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे शार्प बीम ऑफ लाइट।
और ये अब हम जा रहे हैं इलस्ट्रेशन पे जो आपके नोट्स में दे रखा है। और इलस्ट्रेशन में ये दे रखा है कि हमारे पास एक कॉनकेव सरफेस ले लिया हमने यहाँ पे और मान लो हम इसको मिरर बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं लाई कर रहा है, उसको ले लेते हैं सी। अब क्वेश्चन में ये बोला कि एक लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा पैरेलल, फॉल कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। इसको हम लेते हैं इंसिडेंट रे। एम हो गया मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एम तक अगर हम मिलाएंगे तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर इंसिडेंट रे हमारा जो है नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा अल्फा होगा तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन को मिलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे एम को, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, तो जो हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ हमेशा एंगल बनाएगा सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल अल्फा भी एंगल अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इनकमिंग लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जब बनाएंगे तो वो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा अल्फा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा अल्फा होगा। और ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर गया और इसने रिफ्लेक्टेड लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका नाम दिया हमने ए। और अब क्वेश्चन में पूछा ये है कि ये जो लाइट रे हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है पोल से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा। मतलब हमको निकालना है पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू पोल, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है उन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अब हमको पीए निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर क्वेश्चन में गिवन है दैट इज आर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का बात करेंगे तो सरफेस सेंटर कर्वेचर सरफेस पे जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा जो है रेडियस का तो सी एम इक्वल्स टू सीपी इक्वल्स टू आर हो गया। तो पहला चीज हो गया इसके अंदर कि सी एम इक्वल्स टू सी पी इक्वल टू कितना हो गया आर हो गया। क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है पी से लेकर के ए तक का डिस्टेंस निकालना है। मतलब ये हो गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो इनकमिंग लाइट रे होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट किया उसका पोल से हमको डिस्टेंस बताना है। तो पी ए का वैल्यू हमको निकालना है। अब हम देखेंगे ये कि जो अगर इसमें ट्राइंगल कौन सा फॉर्म कर रहा है सी एम ए, इस ट्राइंगल को हम यूज करके सी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर सी ए का वैल्यू हमारा निकल गया तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो पी ए का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट सीपी माइनस सी ए, जहां सीपी किसके बराबर हो गया आर के बराबर। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल्स टू नथिंग बट सीपी माइनस सी ए। तो सीपी का वैल्यू हो गया हमारा आर, तो ये हो गया आर माइनस सी ए। अब हमारा इस क्वेश्चन में जो टारगेट होगा वो क्या निकालने का होगा सी ए निकालने का। जनरली ट्राइंगल के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं वो होगा हमारा साइन रूल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा उस केस में जो हम लोग ट्राइंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा होगा साइन रूल, और वो होता है ए बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में जो हम लोग जाएंगे वो होगा साइन रूल से रिलेटेड। अब यहां से अगर हम लोग जाएंगे ट्राइंगल सी एम ए में, तो एक चीज हो गया कि सी एम तो हमारा दे रखा है क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के बराबर, ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2 अल्फा। ये टोटल एंगल 2 अल्फा है तो ये एंगल कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 अल्फा। अब हम लोग सी ए निकालने जाएंगे तो इस ट्राइंगल में जाते हैं। ट्राइंगल में अगर हम लोग जाएंगे तो लिखेंगे यहां पे यूजिंग साइन रूल इन
ट्राइंगल CMA निकालना हमको क्या है, CA का अपोजिट एंगल है हमारा अल्फा, तो हम लोग लिखेंगे CA बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू, आर के अपोजिट हो गया पाई माइनस 2 अल्फा, ये हो गया आर डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस 2 अल्फा। अब साइन पाई माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा के बराबर हो गया, तो इससे हम लोग लिख लेंगे CA बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय साइन 2 अल्फा, और साइन 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि CA बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू नथिंग बट आर डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा कैंसल आउट हो गया, और कॉस अल्फा लेते हैं 1 बाय कॉस अल्फा, तो सेक अल्फा के बराबर हो गया। मतलब CA का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो दिस कम्स आउट टू बी नथिंग बट r बाय 2 सेक अल्फा। तो CA का वैल्यू हो गया r बाय 2 सेक अल्फा। अब यहां से हम लोग PA का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नाउ वी कैन राइट दैट कि जो PA का जो वैल्यू होगा, दिस PA इक्वल्स टू r माइनस CA इक्वल्स टू r माइनस, ये हो गया r बाय 2 सेक अल्फा। तो इसमें अगर हम लोग r बाहर ले लें तो यहां से अगर हम लोग जाएंगे तो बेटर है इस जगह पे मैं लिख देता हूं, जो PA का वैल्यू हम लोगों ने निकाला दैट कम्स आउट टू बी r, ये हो गया 1 माइनस 1 बाय 2, और ये हो गया हमारा सेक अल्फा। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझने के लिए आया कि P से जो हमारा पोजीशन होगा A का, उसको हम लोग PA लिख रहे हैं, डिस्टेंस PA, वो डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा के लिए। हम अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेंगे तो डेफिनेटली अल्फा का वैल्यू, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि हर डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। जैसे अगर हम लोग लेते हैं कि जब हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पोल की तरफ लाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जबकि हम अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पोल से दूर करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यहां से सबसे पहले चीज, जैसे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें इसको मैं रख कर देता हूं, समझ आ गया होगा। तो यहां से हम लोग सबसे पहला बात जो समझने के लिए जाएंगे कि अगर यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये ले लिया हम लोगों ने कॉनकेव मिरर, ये ले लेते हैं हम लोग पोल, एक लाइट रे लेते हैं यहां से, और ये लाइट रे जो हम लोग लेंगे वो लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो थोड़ा यहां पर लिया, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग इस जगह पर, ठीक है। ये हो गया मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको I1 ले रहे हैं, इसको ले लेते हैं I2। सबसे पहला हम जाएंगे, ये पहले I1 के लिए, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम इस एंगल को बात करें कि ये एंगल कितना है, अल्फा 1, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, अल्फा 1, और लाइट रे इधर से चला गया, इसको हम लोग R1 लिख सकते हैं। ये कट किया इस पॉइंट पर जाकर के, तो अगर हमने इसको अल्फा 1 लिया तो ये एंगल भी कितना हो गया, अल्फा 1, और ये लाइट रे इसको कट कर रहा है इस जगह पे। हम सेकंड लेते हैं ये वाला, तो यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल जो हम लोग लेंगे, इस एंगल को अगर हम लोग लिखते हैं अल्फा 2, तो हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा 2 का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे अल्फा 1 से क्या है, बड़ा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा 2 होगा, और वो लाइट रे इधर की तरफ हो गया, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, अल्फा 2। तो अब यहां से एक चीज हो गया कि जब हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा 1 एंगल पे लिया तो अल्फा 1 हुआ, यहां से क्रॉस किया, और जैसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमने पोल से दूर किया, उस केस में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो नॉर्मल भी प्रिंसिपल के साथ एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो हो गया मेरा कितना, अल्फा 2।
यहां पर अगर बात करें तो नॉर्मल कितना एंगल बनाया अल्फा 1, और दूसरा बात हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन के हिसाब से जाएंगे तो ये हो गया मेरा R2, ये क्या R1 कट कर रहा है इस जगह पे, R2 कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को इस जगह पे। इसका मतलब ये हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग इसको हम A1 बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं A2। तो जैसे जैसे मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दूर जाता गया वैसे वैसे पहला चीज की एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ता गया। दूसरा बात ये हो गया कि जो जैसे जैसे मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दूर होता गया, जो लाइट रे कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को वो पोल की तरफ हो गया। जैसे हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां था तो A1 पे कट कर रहा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां चला गया तो A2 पे कट कर रहा है, और दूर करेंगे तो ये A2 से P की तरफ मूव करता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल से दूर होता गया वैसे वैसे मेरा अल्फा का वैल्यू क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, और जो मेरा लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो जो पॉइंट ऑफ कटिंग है किधर की तरफ शिफ्ट होगा, पोल की तरफ होगा। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं एनालिसिस पे। जो हमारा ये वाला पार्ट है इसमें हमने देखा कि हर अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए अल्फा का अलग अलग वैल्यू होगा, तो डेफिनेटली पी ए का क्या होगा, अलग अलग वैल्यू होगा। इसका मतलब है कि फॉर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट, और इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबरेशन। क्योंकि जब मैं डिस्कशन कर रहा था आपको फोकल पॉइंट के बारे में तो बोला था कि लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर एक्चुअली कन्वर्ज हुआ या जिस पॉइंट से अपीयर टू डाइवर्ज हुआ उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। मतलब जितना भी इनकमिंग लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते तो वहां पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होने का बात करते थे, जबकि यहां पे हम देख रहे हैं कि हर अलग अलग जो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा फॉर लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए सिंगल फोकल पॉइंट मिलने का कोई चांस तो वहां पे होगा नहीं। तो अब यहाँ पे एक चीज हो गया कि ये जो फेनोमेना है कि हमारा सिंगल फोकल पॉइंट हमको नहीं मिलेगा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए हमारा डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, इस फेनोमेना को हमने क्या बोला, स्फेरिकल एबरेशन। अब स्फेरिकल एबरेशन को हम किसी हालत में जो है कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बात तो श्योर है कि अल्फा जैसे ही चेंज करेगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जैसे ही चेंज हुआ अल्फा चेंज होगा, और अल्फा चेंज होगा तो पीए चेंज होगा। तो इसको कंप्लीटली हम किसी हालत में रिमूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो हम ये चीज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लो सरफेस ऑफ द मिरर पे, और उस पॉइंट के आसपास जितना भी लाइट रे फॉल करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास से क्रॉस करेगा। मतलब जो हमारा रेंज होगा जहां पे एक्सट्रीम रेज कट करेगा वो लेंथ जो आएगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, और जो स्मॉल रेंज होगा उसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज अ सिंगल फोकल पॉइंट। तो हमारा स्मॉल रेंज ऑफ अगर हमारा लेते हैं कटिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब लेंथ जो हमारा आएगा वहां पे कट करने का एक्सट्रीम रेज का, उस सेपरेशन वो सेपरेशन अगर बहुत ही स्मॉल होगा तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज सिंगल फोकल पॉइंट। तो इस वे में हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें कि ये एम है, हमने क्या किया कि इसमें छोटा सा पार्ट मिरर का ले लिया, इतना सा पार्ट से, और जितने भी रे अब हम अलाउ कर रहे हैं वो इतने से पार्ट पे फॉल करने के लिए बात करें, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास से रे को अगर हम अलाउ कर दें बाय सम मींस टू फॉल, इसका मतलब बाकी पार्ट को कंप्लीटली जो है ब्लैकन कर देते हैं, सिर्फ इतना सा पार्ट रहने दिया मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो उस केस में जो भी रे हमारा होगा वो सब जो फॉल करेगा मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट पर वो एम के आसपास हुआ, और एम के आसपास हुआ तो जो भी रिफ्लेक्टेड होगा ए के आसपास से क्रॉस करेगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इधर से कहीं से क्रॉस कर जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे तो ये इधर से क्रॉस कर गया, और ये एक्सट्रीम रेंज के बारे में बात करेंगे तो यहां से यहां तक का रेंज आया, दैट रेंज विल बी वेरी स्मॉल। अगर स्मॉल होता है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं सिंगल फोकल पॉइंट। अब अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमारा मार्जिनल एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करना पड़ेगा सरफेस पे। हमारे पास पैरेक्सियल रे से रिलेटेड ऑलरेडी स्ट्रिक्ट कंडीशन है। क्या स्ट्रिक्ट कंडीशन है
कि जितने भी लाइट रे हैं वो अगर पोल के आसपास फॉल करे, मतलब क्लोज टू पोल, मतलब पोल एक पॉइंट हो गया सरफेस पे जिसके आसपास वो लाइट रे फॉल करेगा। दूसरा हो गया कि बीच में एक वेरी स्मॉल एंगल विथ जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल लाइट रे का बात करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर पी के आसपास फॉल करेगा तो वो कंडीशन हो गया पैरेक्सियल रे का। तो पैरेक्सियल रे के केस में पी के आसपास जितना भी लाइट रे फॉल करेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास से क्रॉस करेगा, और वो जो रेंज होगा जहां पे एक्सट्रीम रे हमारा कट करेगा वो लेंथ बहुत ही स्मॉल आएगा, एंड दैट स्मॉल लेंथ कैन बी टेकन एज सिंगल फोकल पॉइंट। तो हम एक चीज अब यहां से समझ के चलें, चूंकि पैरेक्सियल रे के लिए ऑलरेडी स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि वो सब जो है पोल के आसपास ही फॉल करेगा, क्योंकि उसको छोड़ के जितने भी पैरेक्सियल रे को छोड़ के जितने भी रे लेते हैं सब मार्जिनल रे लेंगे। तो हमारा चूंकि स्ट्रिक्ट कंडीशन ऑलरेडी अवेलेबल है पैरेक्सियल रे के लिए, इसलिए पैरेक्सियल रे के करस्पॉन्डिंग ही स्फेरिकल मिरर के केस में फोकल पॉइंट को डिफाइन किया जाता है। अब जितना भी लाइट रे, मतलब पैरेक्सियल लाइट रे का बात करेंगे, वो फॉल करेगा ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर क्लोज टू पी, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर जिसके आसपास से सारा लाइट रे क्रॉस करेगा। तो जो मेरा रेंज आएगा, थिकनेस, जो एक्सट्रीम लाइट रे जहां पे कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, और उस केस में हम उसको सिंगल फोकल पॉइंट ट्रीट करते हैं। तो अब कंक्लूडिंग पॉइंट टू रिमेंबर हमारा सीधा सीधा सा हो गया कि इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर फोकल पॉइंट इज डिफाइंड ओनली फॉर पैरेक्सियल रे। और अगर 10th में पढ़ा होगा तो हम जानते हैं कि पैरेक्सियल रे के करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर लेते हैं वो r/2 लेते हैं। और पैरेक्सियल रे के केस में एक बात पक्का है कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि जो भी लाइट रे हम लेते हैं क्लोज टू पी, ये सेंटर कर्वेचर है, अगर क्लोज टू पी आएगा तो ये जो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे वो बहुत ही छोटा होगा। मतलब नॉर्मली प्रिंसिपल एक्सिस था जो एंगल बनाएगा वो इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये अल्फा। तो ये जो अल्फा वैल्यू होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल। उसको हम क्या लेते हैं रेडियंस के टर्म में कि टेंस टू 0 का सिचुएशन होता है। तो फॉर पैरेक्सियल रे हम अल्फा टेंस टू क्या रखेंगे, 0। तो अब हम यहां से आते हैं कि अगर बात करें करस्पॉन्डिंग टू पैरेक्सियल रे फोकल लेंथ निकालने का, तो पोल से जितने दूरी कट करेगा उसका बात करेंगे। तो फॉर पैरेक्सियल रे, पैरेक्सियल रेस हमको एक बात पता है कि लिमिट जो हम लेंगे, लिमिट अल्फा टेंस टू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो अगर हम फॉर पैरेक्सियल रे बात करें तो फोकल लेंथ जो बात करेंगे पैरेक्सियल रे के लिए वो हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट अल्फा टेंस टू 0 r 1-1/2 सेक अल्फा। इसे जिस डिस्टेंस पे कट करता है उसको फोकल लेंथ दे देते हैं। तो पैरेक्सियल रे से रिलेटेड अगर हम फोकल लेंथ का बात करेंगे तो यहाँ पे लिमिट अल्फा टेंस टू क्या पुट करेंगे, 0। और अगर अल्फा टेंस टू 0 हुआ तो सेक अल्फा का वैल्यू कितना हम लेंगे, 1, क्योंकि अगर अल्फा टेंस टू 0 हुआ तो कॉस अल्फा 1, तो सेक अल्फा भी 1, और सेक अल्फा 1 हुआ तो ये हो गया 1 - 1/2 1/2। तो एफ पैरेक्सियल अगर हम लोग बात करेंगे तो वो हो गया हमारा r/2। इसका मतलब ये कि जो भी रे क्लोज टू पी फॉल करेगा वो सारे रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पोल से एट ए डिस्टेंस r/2 पे जो पॉइंट होगा उसके आसपास से क्रॉस करेगा, और उस पॉइंट को हम लोग r/2 के आसपास से जो क्लोज पास करने वाला होगा उसको हम सिंगल फोकल पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए फोकल लेंथ करस्पॉन्डिंग टू पैरेक्सियल रे हमारा कितना हो गया, तो वो हो गया हमारा r/2। अब हम लोग जाते हैं समझने के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का जब हम बात करते हैं तो वो कहां से कहां तक लाई करता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। तो हम अगर 0 से 90 डिग्री के बारे में बात करें तो सेक अल्फा पे अगर हम लोग जाएं तो सेक अल्फा अगर हम 0 डिग्री लेते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो सेक 0 का वैल्यू भी कितना होगा, 1। अगर हम अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो कॉस 90 हो गया 0, तो सेक 90 का वैल्यू कितना हो गया, इंफिनिटी। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से जाएंगे तो सेक अल्फा का वैल्यू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक लाई करेगा।
इन जनरल हमने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सेक अल्फा का वैल्यू जो है वो हमेशा लाई करेगा 1 से लेकर इंफिनिटी तक, या फिर -1 से लेकर के -इंफिनिटी तक। -1 से 1 के बीच में सेक अल्फा का वैल्यू किसी हालत में नहीं हो सकता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करें तो सेक अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, 1 से लेकर के हमारा लाई करेगा इंफिनिटी तक। तो हम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 डिग्री का बात करेंगे तो सेक अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो होगा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। इसका मतलब है कि सेक अल्फा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 1। तो सेक अल्फा का वैल्यू अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है तो ये जो 1/2 सेक अल्फा है इसका वैल्यू 0.5 से हमेशा ज्यादा होगा, मतलब हाफ से क्या होगा, ज्यादा होगा। और 1 में हाफ से ज्यादा वैल्यू को जब भी माइनस करेंगे तो हाफ से कम आएगा। इसका मतलब है पहला बात कि पी ए का वैल्यू जो है हमेशा लेस देन क्या आएगा, r/2। पैरेक्सेल के केस में अगर बात करें तो टेंस टू r/2 हो जाएगा फोकल लेंथ। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पैरेक्सेल को छोड़ के मार्जिनल की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू बढ़ाया तो अल्फा के इंक्रीज करने पे कॉस अल्फा डिक्रीज होता था, तो सेक अल्फा हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, और सेक अल्फा का वैल्यू 1 से इंक्रीज करना शुरू कर गया, तो सेक अल्फा अगर इंक्रीज करेगा तो ये वैल्यू 1/2 से जो है इंक्रीज करता चला गया, और 1/2 से इंक्रीज करता गया तो 1 में इंक्रीज वैल्यू को घटाएंगे तो 1/2 से जो हमारा कम होगा एक चीज, और दूसरा है कि वो वैल्यू हमारा डिक्रीज करेगा। तो जब हमारा अल्फा इंक्रीज करने पे सेक अल्फा इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू इंक्रीज किया और ये वैल्यू इंक्रीज किया, तो ओवरऑल पीए का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हुआ। इसका मतलब जैसे जैसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को दूर करते जाएंगे अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाएगा और पी का जो लेंथ होगा कम होता जाएगा। मतलब जो ये रे है कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पी की तरफ मूव करना शुरू करेगा। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है जिसके लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहां पे स्ट्राइक कर दें, पोल पे स्ट्राइक कर दें। तो हमको निकालना है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर स्फेरिकल मिरर, यहां पे फॉर विच जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो फॉल करे कहां पे, पोल पे। तो हम कॉन्केव सरफेस के बारे में अगर यहां पे बात करें तो हमको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल फॉल एट पोल। मतलब ए जिसका हम बात कर रहे थे पी और ए जो है कोइंसाइड कर जाएगा किसके साथ, पोल के साथ, और पी ए का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो मान लिया कि वो एंगल अगर अल्फा होगा तो हम लोग लेते हैं यहां से कि ये हो गया मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक रे लिया, ये हो गया हमारा वैसा एंगल जिसके लिए हम बात करते हैं कि यह अल्फा, तो ये एंगल भी कितना हो गया अल्फा, और ये यहां चला गया मान लो। तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से आते हैं कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से यहां तक का एंगल अल्फा, और ये एंगल अगर अल्फा हो जाए तो उस केस में हमारा ये रे यहां चला गया रिफ्लेक्टेड, और ये फॉल किया पी पे, मतलब पी ए का वैल्यू 0। अब यहां से भी ये एंगल और ये जो यहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये एंगल सेम होगा, तो ये यहां आ जाएगा। तो जितने दूरी से यहां से पोल पे फॉल किया था पोल से उतनी दूरी पे ये लाइट ले जाएगा, और उसके बाद ये इधर की तरफ चल जाएगा अगर हम ज्योमेट्री को लेकर के चलेंगे तो एक बात जो हमको समझने के लिए हो गया वो ये हो गया कि जो अगर हम बात करते हैं कि अल्फा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए रिफ्लेक्टेड रे कहां पे कट कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को, पोल पे, मतलब पी ए का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अब हम लिखेंगे कि व्हेन पी ए इक्वल्स टू 0, तो पी ए इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो ये अगर जाते हैं तो ये हो जाएगा r 1 - 1/2 सेक अल्फा इक्वल टू 0, और इससे आ गया मेरा हाफ सेक अल्फा इक्वल टू 1, और इससे हम फर्दर लिख सकते हैं कि सेक अल्फा इक्वल टू 2, और इससे हो गया कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/2, और इस चीज से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि अल्फा इक्वल्स टू हो गया π/3 रेडियन, या इसको हम बोल देंगे 60 डिग्री। तो अल्फा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा 60 डिग्री होता है, मतलब एनी लाइट रे विच विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्केव सरफेस पे हम बात कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमारा होता है 60 डिग्री तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉल ऑन पोल।
तो हो गया अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पे फॉल करेगा, तो पोल पे फॉल करेगा। तो ये हो गया हमारा कि जो कंक्लूजन अब हम यहां से जाएंगे कि पहला चीज हो गया कि फोकल पॉइंट स्फेरिकल मिरर के केस में किसके लिए डिफाइन करते हैं, तो ओनली करस्पॉन्डिंग टू पैरेक्सियल रे। इसलिए जब भी फोकस वर्ड यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर में तो वो किसके लिए हम यूज करते हैं, पैरेक्सियल रे के लिए, क्योंकि फोकल पॉइंट वर्ड ही डिफाइंड है ओनली फॉर पैरेक्सियल रे। और उस केस में हम फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर जब भी बात करेंगे दैट विल बी r/2, मतलब फोकल पॉइंट जो करस्पॉन्डिंग टू पैरेक्सियल लेंगे वो होगा एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। एक चीज। दूसरा ये हो गया कि जो अगर हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया तो जो कट करेगा वो पॉइंट P की तरफ शिफ्ट होता गया। और अगर हम मार्जिनल रे से रिलेटेड बात करें तो फोकल लेंथ अगर हम लोग बोलते हैं जिस पॉइंट कट करता है उसके हिसाब से, तो फोकल लेंथ हम लोग लिख सकते थे मार्जिन से रिलेटेड विल कम आउट टू बी लेस देन r/2, मतलब P का वैल्यू कितना होगा, r/2। ये हो गया हमारा। तो मार्जिनल से रिलेटेड अगर f मार्जिनल लिखते हैं दैट शुड बी r/2, और पैरेक्सियल के हिसाब से हम लेते हैं नियर टू r/2। ठीक है। अब यहां से जो नेक्स्ट बात पे जाएंगे, इसका मतलब तो सीधा हो गया कि जब भी हम लोग स्फेरिकल मिरर का बात करते हैं तो ये बात 100% श्योर है कि हमारा सिंगल फोकल पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल नहीं था, जिस फेनोमेना को हम क्या बोल रहे थे, स्फेरिकल एब्रेशन। और हम फिर पैरेक्सियल रे के करस्पॉन्डिंग फोकल पॉइंट को जो लेते हैं वहां पे भी जितना भी लाइट रे नियर टू पोल फॉल कर रहा है वो r/2 डिस्टेंस जो पोल से होगा उस पॉइंट के आसपास से क्रॉस करेगा। इवन हर पैरेक्सियल रे के लिए भी बात करेंगे तो चूंकि अल्फा का वैल्यू स्लाइटली डिफर करेगा तो डेफिनेटली जो है अलग अलग पॉइंट पे कट करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि स्फेरिकल मिरर में हमको जो है सारे इनकमिंग लाइट रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कट नहीं करता है, मतलब शार्प फोकस का बात हमारा स्फेरिकल मिरर के केस में पॉसिबल नहीं है। अब बात होता है कि अगर मुझे शार्प फोकस चाहिए, मतलब जितने भी पैरेलल रे आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक ही पॉइंट से क्रॉस करे प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर हमको ये सिचुएशन चाहिए तो एक बात तो क्लियर है कि हम स्फेरिकल मिरर किसी हालत में यूज नहीं कर सकते। तब हम यूज कौन सा कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर पैराबोलिक मिरर। तो मैंने बताया था कि पैराबोलिक मिरर हम एक सेंटेंस के लिए बात करेंगे, वो यहीं पे आता है कि हम लोग जब बात करते हैं कि सिंगल फोकल पॉइंट अगर हमको चाहिए होगा तो वी कैन नेवर एवर यूज स्फेरिकल मिरर, वी कैन यूज व्हाट, पैराबोलिक मिरर इंस्टेड। सो इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर हम क्या यूज करेंगे, पैराबोलिक मिरर। अब पैराबोलिक मिरर का जब हम बात करेंगे तो हम लोगों ने लिया, मान लो ये है हमारा पैराबोला, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। अब पैराबोला के केस में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पैराबोला का फोकस होता है और फोकस जो हम इस वर्टेक्स से बात करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ a लेते हैं। अगर एक जनरल इक्वेशन का बात करें कि y² इक्वल्स टू या तो प्लस या फिर -4ax लिखते हैं, तो हमारा जो a होता है दैट विल बी कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला फ्रॉम द वर्टेक्स। अब हम लोगों ने दूसरा चीज पढ़ा होगा कि अगर कोई भी हम लाइन लेते हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, मतलब यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, नॉर्मल, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पे देखेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है कहां से क्रॉस करेगा, फोकस ऑफ द पैराबोला से जाता है। तो हमको पता है कि अगर कोई भी लाइट रे हम लेंगे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला और कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं अगर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है रे कहां से पास करेगा, फोकस ऑफ पैराबोला से। इधर से भी लाएंगे तो ये कहां से पास करेगा, फोकस ऑफ पैराबोला से। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कोई भी ले लें, एक्सिस ऑफ पैराबोला के पैरेलल जितना भी लाइट रे होगा वो सब आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पास करेगा वो किससे पास करेगा, फोकस ऑफ
पैराबोला से। तो इस केस में हम सिंगल फोकल पॉइंट का बात करते हैं कि जो ये इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all light ray parallel to the principal axis after reflection will cross through focus of parabola। अब जैसे मान लो कि हम इसको x एक्सिस ले लेते हैं, इसको y एक्सिस ले लेते हैं, इस पैराबोला का मान लो इक्वेशन हमको गिवन है। इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ हमने लिया 16ax। तो पूछा कि बताओ भैया अगर हम रे लेते हैं पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा किस पॉइंट से क्रॉस करेगा, मतलब वर्टेक्स से कितने दूरी से पर डायरेक्ट के साथ कन्वर्ज होगा। तो हम बोलेंगे वर्टेक्स से कितने दूरी पे होगा, तो 4a के दूरी पे। 4a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 4a वाला बात करेंगे, मतलब वर्टेक्स से फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a। तो हम बोलेंगे एट अ डिस्टेंस 4a फ्रॉम द वर्टेक्स जो हमारा सारा लाइट रे क्रॉस करेगा। तो ये हो गया हमारा जो है पैराबोलिक मिरर के बारे में। कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक दो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। उसमें ये है जो फर्स्ट पॉइंट हमको समझने के लिए जरूरत पड़ता है वो हम आते हैं प्लेन मिरर से।